नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आंख में संक्रमण हो गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। टिप्पणी का सिलसिला शुरू हो उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, यह बहुत जरूरी है। आपके लाइक से हमारी पहुंच नए दर्शकों तक बढ़ेगी। लगे हाथ एक नई जानकारी भी दे दूं। न्यूज लॉन्ड्री हिंदी का नया यूट्यूब चैनल भी आ चुका है। पता एकदम सीधा है, न्यूज लॉन्ड्री हिंदी। आइंदा से हमारे सभी वीडियो इस चैनल यानी न्यूज लॉन्ड्री के साथ साथ न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर भी उपलब्ध होंगे, तो बिना वक्त गंवाए उसे भी सब्सक्राइब कर लें और हाथ के हाथ एक तारीख अपने कैलेंडर में दर्ज कर लें। आने वाले शनिवार यानी 14 जनवरी को मैं और न्यूज लॉन्ड्री हिंदी के कुछ और सदस्य इसी नए यूट्यूब चैनल यानी न्यूज लॉन्ड्री हिंदी पर आपसे लाइव मुखातिब होंगे। शाम 7 बजे का वक्त होगा। मकर संक्रांति का शुभ दिन होगा। सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश कर चुके होंगे। मोक्ष का द्वार खुला होगा। दिव्य तरीके से लाई गट्टा दही चूड़ा निपटाकर रजाई में हाथ पैर गर्म करके शनिवार 7 बजे मिलिए। आपके सवालों और सुझावों से हम रूबरू होंगे। इधर कुछ दिनों से दरबार अनियमित हो चला है। खरमास का महीना चल रहा है। शुभ कार्य बंद हैं। सूर्य देव भी चिंगुर कर चंद्रमा हो गए हैं। सारी गर्मी खत्म हो गई है। सबको बस उत्तरायण का इंतजार है। धृतराष्ट्र भी उसी के इंतजार में दिन काट रहे हैं। लेकिन आज दरबार में कुछ हलचल है। कुछ नए मेहमान दरबार में आए हैं। संजय आकस्मिक छुट्टी पर हैं। आज धृतराष्ट्र के 2 पुराने दोस्त गालिब और बंशीधर हस्तिनापुर दरबार में मौजूद थे। पुराने दोस्तों की संगत से आह्लादित धृतराष्ट्र लगभग चुनहराते हुए बोले, और मित्रों, बड़े दिन बाद दरबार में आए, सब कुशल मंगल? बंशीधर तुरंत बोल पड़े, कहाँ कुशल और कहाँ मंगल। दरअसल बंशीधर इन दिनों आगरा शिफ्ट हो गए थे। बड़े दिनों बाद गालिब से मिलने हस्तिनापुर आए थे। लगे हाथ धृतराष्ट्र से भी मिल लिया। इस बीच हस्तिनापुर में गालिब की शोहरत तो खूब बढ़ी, मगर उसका ज्यादातर वक्त मैखानों में बीत रहा था। यही चिंता बंशीधर को खाए जा रही थी। लेकिन गालिब इन तमाम चिंताओं से बेफिक्र मैं और धुएं के कश में कुछ पढ़ पढ़ कर जोर से ठहाके लगाए जा रहे थे। उन्होंने बंशीधर की चिंता को खारिज करते हुए धृतराष्ट्र से कहा, यह बंसी तो यूं ही परेशान रहता है महाराज। यह सुनकर धृतराष्ट्र को तसल्ली हुई। उन्होंने पूछा, ऐसा क्या है जिसे पढ़कर अकेले ही ठहाके लगा रहे हो? गालिब के मुंह से निकला डंकापति और वो फिर से ठठाकर हंस पड़े। बंशी को लगा कि गालिब महाराज की शान में गुस्ताखी कर रहा है, सो उन्होंने गालिब को आंखें तरेरी। तब गालिब ने पर्चा बंशीधर को पकड़ा दिया। वो जानते थे कि धृतराष्ट्र तो इसे पढ़ नहीं सकते, एक पढ़वैया उन्हें चाहिए। यह काम बंशीधर के कंधे पर आन पड़ा। गालिब ने कहा, ये देखो बंशी, तुम ही महाराज को पढ़कर सुना दो। यह खबर है, क्या इसे खबर कहा जा सकता है? बंशी ने कहा, यह दस्तावेज लिखने वाला तो पत्रकार मालूम पड़ता है, होना तो खबर ही चाहिए। गालिब मुस्कुराकर बोले, नहीं मेरे यार, यह खबर नहीं, खबर की सूरत में बड़ी खूबसूरती से कोई इश्तिहार दिखा रहा है। और इश्तिहार भी किसका? वज़ीर आज़म डंकापति का। बड़ी देर से गालिब और बंसी की बतकही सुन रहे धृतराष्ट्र का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने टोक दिया, तुम दोनों आपस में ही बकचोदी करोगे या मुझे भी कुछ बताओगे? सकपकाते हुए बंसी ने एक वृत्त चित्र चला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक और क्रांतिकारी काम किया। एक आदमी जिसने कहा कि करना है या हो जाएगा, काला धन भी खत्म होगा आसानी से, और वो हुआ। मोदी ने सेना के लिए कमांडर वाली भूमिका ही अख्तियार कर रखी। अब तक बंसी को लग रहा था कि गालिब नहीं, शायद इसकी शराब बोल रही है, लेकिन अब बंसी को बात समझ आने लगी थी। उन्होंने कहा, डंकापति अवतारी पुरुष तो हैं महाराज। उनके अनेक रूपों में से 6 रूपों की चर्चा इंडिया न्यूज वाले राणा जी ने की है। मोदी एक महानायक, भारत पुत्र, बाजीगर, कमांडर, विकास पुरुष, धर्म रक्षक, ग्लोबल लीडर। अब मोर्चा गालिब ने संभाला और बंशीधर से मुखातिब होकर कहा, मुझको राणा जी माफ करना, बस मैं इतना ही जानना चाहता हूं कि यह इश्तिहार डंकापति ने खुद निकलवाया है या वफादारी साबित करने की चाह में यह नजराना राणा जी ने खुद पेश किया। दोनों की बातचीत में धृतराष्ट्र को मजा आ रहा था। बंशी को इस मामले की थोड़ी बहुत जानकारी थी। उन्होंने कहा, महाराज मैं बताना चाहता हूं, दरअसल यह जी हुजूरी को चाशनी में लपेटकर पेश किया गया इश्तिहार ही है। राणा जी के हुजूर हुए कार्तिक शर्मा, कार्तिक शर्मा के हुजूर हुए डंकापति,
ज्यादा दिन नहीं हुए जब शर्मा जी को डंकापति ने राज्यसभा में पदस्थ किया था। मैं ऐसे सब विधायकों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट श्री कृष्ण पवार जी और हमारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट श्री कार्तिकेय शर्मा जी, इन दोनों को चुना है और सफलता दिलाई है, ऐसे सभी विधायकों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। बंशीधर रुक नहीं रहे थे। डंकापति की इस कृपा को चुकाना ही था। कार्तिक भाई ने इस काम में अपने नवरत्न राणा जी को लगाया। राणा जी ठहरे चरम स्वामी भक्त। उन्होंने 6 भाग के धारावाहिक के जरिए अपने हुजूर पर डंकापति के एहसानों का कर्ज चुका दिया। बंशी चुप हुए तो धृतराष्ट्र ने पूछा, डंकापति का और क्या मकसद हो सकता है? तब गालिब ने मोर्चा संभाला। उन्होंने दरबार में मौजूद सबसे युवा नौजवान दरबारी को अपने पास बुलाया। ऐ लड़के, यहां आना। लड़का दौड़ा दौड़ा आया। सिर से पैर तक 21वीं सदी का आदर्श प्रतिनिधि। जमाने को अपने ठेंगे पर रखकर चलने की अदा उसके नस नस से फूट रही थी। जेनजी का लौंडपना और लापरवाही उसके श्रृंगार थे। उसने गालिब से कहा, कहिए जनाब। गालिब ने कहा, जरा वो अपना दूरभाष यंत्र दिखाना। लड़के ने अपना चमचमाता स्मार्टफोन उन्हें पकड़ा दिया। उन्होंने यूट्यूब का रीसेंट वीडियो खोला और चला दिया। 21वीं सदी का वह प्रतिनिधि लौंडा, जेनजी की अभिलाषाओं का प्रतिनिधि, इंडिया न्यूज का डंकापति महानायक वाला कार्यक्रम चुपके से दरबार की नजर बचाकर देख रहा था। मुफ्त का इंटरनेट डाटा और सस्ता फोन, यही उसकी अभिलाषा थी। बंशी हैरान थे, धृतराष्ट्र कंफ्यूज थे। गालिब ने इस वाकई की व्याख्या की, ये और इनके जैसे करोड़ों नौजवान ही डंकापति का टारगेट हैं और राणा जी जैसे स्वनामधन्य एंकर उनके औजार हैं। ये सब मिलकर साल 2024 के लिए डंकापति की ब्रांडिंग में लग गए हैं। गालिब जारी थे, राणा जी का इरादा इतना ही नहीं है, ये रियाया को बताना नहीं भूलते कि डंकापति अगर कुछ कर रहे हैं तो वह उनकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि रियाया के ऊपर उनका एहसान है, जिसका उसे शुक्रगुजार होना पड़ेगा। देखिए कैसे गिनवा रही हैं एक के बाद एक एहसान। देश का प्रधानमंत्री भारतीय सेना के एक ऐसे ऑपरेशन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ था जिसका फैसला उसने खुद किया था। ऐसा ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ था। मोदी ने सेना के लिए कमांडर वाली भूमिका ही अख्तियार कर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कहते हैं कि वे 18 घंटे काम करते हैं, बिना नागा छुट्टी के ही काम करते हैं, तो जाहिर है उसका असर दिखता है। 5 अगस्त 2020 यह तारीख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के शिलान्यास के कारण ऐतिहासिक बन गई। मोदी सरकार ने गरीबों को मुफ्त में राशन देने की योजना कोविड के दौरान मार्च 2020 में शुरू। मुसलमान ज्यादा गरीब है और उसको मुफ्त राशन, मकान, इलाज का फायदा बाकियों के मुकाबले ज्यादा मिल रहा है, और आप कहते हैं कि सरकार मुस्लिम विरोधी है। जो मोदी सरकार ने किया उसके जिक्र के बगैर एपिसोड पूरा नहीं हो सकता। मोदी सरकार ने अपनी चुस्ती और देश के लोगों के प्रति चिंता की जो सबसे बड़ी मिसाल खड़ी की वह कोरोना काल में देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतिहास जब याद करेगा तो 370, ट्रिपल तलाक, कैशलेस इंडिया, अयोध्या जैसे मामलों पर उनके बेहद साहसिक और दूरदर्शी फैसले के चलते, और यह फैसले दूर से आकाशदीप की तरह नजर आएंगे। बंशीधर ने इस मौके पर बड़ी मासूमियत से पूछा, लेकिन मिर्जा ये तो साल 2023 है, अब तो आर्यावर्त में जमहूरियत है, फिर राणा जी को ये सब करने की क्या मजबूरी है? गालिब ने मुस्कुराकर एक नज्म पढ़ी, बाजीचाए अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब और रोज तमाशा मेरे आगे, एक खेल है औरंग सुलेमा मेरे नजदीक, एक बात है एजाज मसीहा मेरे आगे। इधर शेर खत्म हुआ, उधर दरबार में संजय ने एंट्री ली। धृतराष्ट्र को सिर झुकाकर नमस्कार किया। धृतराष्ट्र ने पूछा, छुट्टियां खत्म हो गई तुम्हारी? संजय ने कहा, जी महाराज, आज डंकापति के दरबार से लौटा हूं। धृतराष्ट्र की मुराद मानो पूरी हो गई। उन्होंने कहा, बताओ जरा क्या चल रहा है डंकापति के राज में? गालिब और बंशीधर भी कान लगाकर सुनने लगे। संजय ने कहा, डंकापति ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहे हैं महाराज। नए साल का आगाज उन्होंने प्रचंड जीत के साथ किया है। पहले नोटबंदी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने डंकापति की पीठ थपथपाई। 5 जजों की बेंच ने 4-1 के बहुमत से कहा है कि नोटबंदी का फैसला सही था, और इसके बाद हेट स्पीच की किसी भी जिम्मेदारी से डंकापति को बरी कर दिया। भाई मंत्री कुछ भी अंड बंड संड अगर बोल रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास है बोलने की आजादी। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। संजय की बातों से धृतराष्ट्र को तसल्ली हुई। वो गद्दी से उठ गए। आज शाम महल में पार्टी का इंतजाम था। गालिब और बंशी के कंधे पर हाथ रखकर धृतराष्ट्र अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। आगे बढ़ने से पहले एक क्षेपक।
गत दिनों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारतीय संस्कृति का पाश्चात्य सभ्यता से मेल मिलाप हुआ। दावा किया गया कि क्रिकेट का खेल अब भारतीय संस्कृति में ढलेगा। संस्कृत भाषा में कमेंट्री हुई और खिलाड़ियों ने धोती पहनकर क्रिकेट खेला। इस तरह भारतीय और पाश्चात्य संस्कृतियां एकाकार हो गईं। अब इस क्रिकेट मैदान को ही देख लीजिए। धोती कुर्ता के साथ माथे पर तिलक लगाकर यहाँ खिलाड़ी मैदान पर उतर चुके हैं और कमेंट्री भी संस्कृत में हो रही है। क्रिकेट बहुत बढ़िया खेल है, लेकिन इसमें खतरे बहुत हैं। संस्कृत में कमेंट्री तक तो ठीक है, लेकिन खतरों से निपटने के लिए कुछ बहुत ज़रूरी उपकरण इस्तेमाल होते हैं। सिर्फ हेलमेट और पैड ही नहीं होते, शरीर के अन्य हिस्सों की सुरक्षा के लिए भी बहुत कुछ उपकरण लगाए जाते हैं। अब धोती में वो उपकरण कितना काम आएंगे, कितना फिट होंगे, यह आप खेलने से पहले तय कर लें तो बेहतर होगा, वरना ऐसा न हो कि संस्कृतियों के मिलन की कीमत आने वाली पीढ़ियों को चुकानी पड़े। खतरा नाप तौल कर उठाएं। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका है। वैसे भी इस निर्णय से अब बहुत कुछ बनना बिगड़ना नहीं था। का वर्षा जब कृषि सुखानी। नोटबंदी से जो दिक्कतें हुई, जो मानवीय त्रासदी हुई, जो आर्थिक क्षति हुई, उनको किसी तरीके से वापस तो नहीं लाया जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सदस्यों ने 4-1 के बहुमत से नोटबंदी के फैसले को संविधान सम्मत माना। यहाँ कुछ बातें रेखांकित कर लीजिए। अदालतों का निर्णय उन्हें पेश किए गए तथ्यों और न्यायपालिका विधायिका के अंतर संबंधों की सीमाओं के दरमियान आता है। कोर्ट ने कहा यह आर्थिक नीति से जुड़ा मसला है, जिसे तय करने का अधिकार संसद को ही है। बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने नोटबंदी के फैसले पर सरकार को राहत देते हुए बड़ा फैसला दिया है। पीठ ने बहुमत से माना है कि नोटबंदी के फैसले में कोई त्रुटि नहीं थी। लेकिन हमारे तमाम हुड़कचुल्लुओं ने इसे सरकार की जीत, कुछ अतिरिक्त स्वामी भक्तों ने सीधे मोदी जी की जीत बताया। आज हम एक एक कर इनकी नोटबंदी जैसी महान नीति के समर्थन में फायर की गई फूकी हुई मिसाइलों की पड़ताल करेंगे। सबसे पहले तिहाड़ शिरोमणि। देश में लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा है, सारी समस्या की जड़ यही है। देश के नंबर 1 चैनल के प्राइम टाइम एंकर की यही समझ है, जिसे लगता है कि देश में लोकतंत्र को कम करने की जरूरत है, नागरिकों के अधिकारों को कम करने की जरूरत है। अब आपको उस खबर के बारे में बताएंगे जिससे ये पता चलता है कि भारत में जरूरत से ज्यादा आजादी के साथ जरूरत से ज्यादा लोकतंत्र भी है। आज नोटबंदी के पूरे 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को संवैधानिक माना है। ऐसे महान एंकर जिस देश की किस्मत में हो, उस देश के नागरिक क्यों न नोटबंदी जैसी अनर्गल नीतियां झेलें। इतने बलिदान, इतने संघर्ष से मिले लोकतंत्र की यही कीमत और यही परिभाषा समझाई है तिहाड़ रिटर्न ने। आप चाहें तो किसी कूड़ेदान में सिर डालकर थूक आएं। अब शर्मा जी के चैनल पर मौजूद शर्मा जी जूनियर को भी सुन लीजिए। ये उस श्रेणी में आते हैं जहां हार पार्टी और सरकार की होती है, जीत मोदी जी की होती है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ तीसरा षड्यंत्र आज फेल हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साबित हो गया कि मोदी ही सही थे, नोटबंदी सही थी। अखंड भक्तों से पाला पड़ा है देश का। मतलब देश के लोग सरकार की किसी नीति से असहमत हों और असहमति जताने के लिए कोर्ट की शरण में जाएं तो यह षड्यंत्र है। इंडिया टीवी के शर्मा जी जूनियर के मुताबिक अगर आप इस देश की सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील करेंगे और वह सरकार की किसी नीति के खिलाफ होगा तो उसे मोदी के खिलाफ षड्यंत्र माना जाएगा। तो बकौल शर्मा जी जूनियर, यह षड्यंत्र देश की सर्वोच्च अदालत में रचा गया। लेकिन अदालत के फैसले पर 2 शब्दों वाले भाई की जो प्रतिक्रिया आई वह अलग लेवल की है। यानी यह आर पार का मौका है। अब निष्पक्ष होने का कोई अर्थ नहीं, अब रण होगा, भीषण होगा। अब एक ही पक्ष होगा, सत्ता पक्ष। जो आपने बैलेंस क्या है, झूठ बोलूं मैं? जो आपने बैलेंस क्या है, झूठ बोलूं मैं? सुप्रीम कोर्ट में आप हार गए, मैं सुप्रीम कोर्ट में आपको जीता हुआ बोलूं? बैलेंस करके बोलो, बैलेंस करके बोलो। मैं बैलेंस करके बोलूं? बैलेंस करके बोलो, बैलेंस करके बोलो। मैं बैलेंस करके बोलूं? मैं उन पत्रकारों में ऐसा बन जाऊं जो कि मंत्री लगवाते थे आपकी सरकारों में? बता रहा हूं मैं आपको, पत्रकारिता का ज्ञान मुझे मत दो, मुझे लेने की आवश्यकता नहीं है पत्रकारिता का ज्ञान आपसे। ये तो बात हुई हुड़कचुल्लुओं की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन एक नजर हम इंडियन एक्सप्रेस की उस रिपोर्ट पर डाल लेते हैं जो मोदी सरकार और आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर हलफनामा दिया था। पीएम मोदी ने नोटबंदी के वक्त 8 नवंबर साल 2016 को कहा था कि कैश का सर्कुलेशन भ्रष्टाचार के स्तर से सीधे जुड़ा हुआ है। 2011 से 2016 तक 5 वित्तीय वर्षों में सर्कुलेशन में मौजूद करेंसी और जीडीपी का अनुपात 11% या उससे अधिक रहा। हलफनामे में तर्क था कि जीडीपी और कैश का यह अनुपात अमेरिका की तुलना में बहुत ज्यादा है, जो कि सिर्फ 7.74% था।
हलफनामे में इस बात को छुपाया गया कि जीडीपी और कैश का अनुपात 3 सालों के अंदर नोटबंदी के पहले के स्तर पर वापस आ गया। 2019-20 के लिए आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया, करेंसी जीडीपी अनुपात 2019-20 में नोटबंदी से पहले के स्तर को पार कर 12% हो गया। इसके अगले साल यह अनुपात बढ़कर 14% से ऊपर चला गया। अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का एक और तर्क दिया कि बड़े नोटों का चलन अर्थव्यवस्था में बढ़ गया है। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि 5 सालों में 500 रुपए के नोट में 76% से ज्यादा और 1000 रुपए के नोट के चलन में करीब 109% की बढ़ोतरी देखी गई। सरकार के इस तर्क से आरबीआई ने असहमति जताई। आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास की दर के मुकाबले नगद मुद्रा में बढ़ोतरी बहुत नाम मात्र की है, इसलिए नोटबंदी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार ने आरबीआई की इस सलाह को ठुकरा दिया। केंद्र ने अपने हलफनामे में तीसरा तर्क यह दिया कि अर्थव्यवस्था में नकली नोट बहुत बढ़ गए हैं। आरबीआई ने सरकार के इस तर्क को यह कहकर खारिज किया कि देश की अर्थव्यवस्था में कुल 17 लाख करोड़ रुपए के नोट प्रचलन में हैं। इसके मुकाबले नकली नोटों की मात्रा सिर्फ 400 करोड़ के आसपास है, जो कि इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में बहुत मामूली है। सरकार ने उसे भी खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने काले धन को लेकर तर्क दिया कि उच्च मूल्य वर्ग के नोटों के रूप में बेहिसाब संपत्ति का भंडारण हुआ है। आरबीआई ने केंद्र सरकार के दावे को यह कहकर खारिज कर दिया कि ब्लैक मनी का अधिकतर हिस्सा नगद नोटों के रूप में नहीं बल्कि सोने और अचल संपत्तियों के रूप में रखा गया है, इसलिए नोटबंदी से उन संपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया। ये वो जानकारियां थी जिन्हें सरकार ने अपने शपथ पत्र में छुपा लिया, इसलिए यहां पर कुछ जरूरी सवाल उठते हैं, इन पर आपको भी गौर करना चाहिए। अगर सरकार और उसके अंग ही सुप्रीम कोर्ट को भ्रामक जानकारियां देंगे, उसे गुमराह करेंगे, तो फिर अदालतें सही निर्णय कैसे दे पाएंगी? यहां हम शुरुआती बात को फिर से रेखांकित कर रहे हैं। अदालतें उपलब्ध सबूतों और न्यायपालिका विधायिका की तयशुदा शक्तियों के भीतर ही निर्णय करती हैं। अगर उसे गुमराह किया जाएगा तो फिर उसके निर्णय भी आधे अधूरे ही होंगे। ज्यादा गरिष्ठ और गंभीर हो गया हो तो टाइम्स नाउ नव भारत का यह शो देख लीजिए, मन थोड़ा हल्का हो जाएगा। इसी ट्रैक रिकॉर्ड पर इस चैनल के एक हुड़कचुल्लू एंकर पाठशाला चलाते हैं। वैसे खुद उनको भी पाठशाला जाने की बड़ी जरूरत है। 5वीं की कक्षा उनके लिए बेहतर रहेगी। अब मैं एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहा हूं। फर्ज कीजिए कि किसी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई और पीड़ित को पूरा लेक्चर चाकू के अपराध पर दे दिया जाए, या किसी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और सारा दोष फांसी की रस्सी और रस्सी के आविष्कार को दे दिया जाए। फर्ज कीजिए कि किसी की मौत पानी में डूबने से हो जाए और सारा दोष दुनिया के 2/3 हिस्से में मौजूद पानी के सिर पर डाल दिया जाए। न पानी रहता न कोई डूब कर मरता। भले ही पूरी इंसानी सभ्यता नदियों और पानी के स्रोतों के किनारे विकसित हुई, पर आज तो पानी ही अपराधी है। ज्यादा बुझनी नहीं बुझाऊंगा, सीधे तिहाड़ शिरोमणि का यह कुतर्क झेलिए। कार ओ बार यानी वो कार जो एक बार बन चुकी है, और ऐसी कारों की संख्या हमारे देश में बढ़ती जा रही है। आपके आसपास भी जहाँ आप रहते हैं, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो गाड़ी को कहीं खड़ी करके उसमें शराब पीते हैं और उसके बाद यही गाड़ियां अपराध का कारण भी बनती हैं। आज से 137 वर्ष पहले यानी वर्ष 1886 में दुनिया की पहली कार बनाई गई थी और तब इस कार को बनाने का मकसद था परिवहन। लेकिन समय के साथ साथ ये मकसद धुंधला होता चला गया और अब कार का प्रयोग अलग अलग तरीकों से होता है। कार सिर्फ यातायात के लिए नहीं है, अब कार एक खतरनाक हथियार बन चुकी है जिससे कई लोगों को एक साथ मारा जा सकता है। यानी अब कार का इस्तेमाल सिर्फ यातायात के लिए नहीं होता, बल्कि अब कार एक बार की तरह इस्तेमाल होती है जिसमें शराब पी जाती है, नशे में धुत लोग शोर मचाते हैं, लाउड म्यूजिक बजाया जाता है। अब कारें अपराध का एक मोबाइल जरिया बन चुकी हैं। इस लिहाज से आप टेलीविजन को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। अगर टेलीविजन नहीं होता तो आपको इनके जैसे विद्वानों का कुतर्क हर रात 9 बजे झेलना नहीं पड़ता। जरा सोचिए, तिहाड़ शिरोमणि के इस कुतर्क से तिहाड़ में मौजूद लोगों को कितनी खुशी मिली होगी। नमक का कर्ज चुका रहे हैं। अब वक्त है इस हफ्ते की रिपोर्ट का। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। ट्रेनें तो खुल दी हैं, लेकिन कैसे? यह रिपोर्ट न्यूज क्लिक से है, जिसे मुकुंद झा ने कवर किया है। दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन के करीब एक बड़ी झुग्गी बस्ती है जिसे भाट कैंप कहते हैं।
इस ठिठुरती सर्दी में इस कैंप में रहने वालों को बेदखल करने का आदेश आया है। यहाँ हजारों कलाकार रहते हैं, इनमें ज्यादातर राजस्थान से हैं। इनकी बस्ती का एक हिस्सा प्रशासन ने कुछ साल पहले ही तोड़ दिया था। अब बाकी बस्ती पर भी उजड़ने का खतरा मंडरा रहा है। इसके खिलाफ बस्ती के लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए। तो सर 50 साल से हम रह रहे हैं। पहले इंदिरा गांधी आवास योजना आई, उसमें हमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद राजीव गांधी योजना आई, उसमें कुछ नहीं मिला। उसके बाद अटल जी योजना आई, उसमें कुछ नहीं मिला। अब हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, उसमें भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर से हमारे पे कोर्ट का केस आ गया सर। ऊपर बोलते कि कोर्ट से तुम यहाँ से साकिब से हार गए, अब हाई कोर्ट लड़ो। हम गरीब आदमी कहाँ से किसको वकील करे? छोटे मोटे स्कूलों में अपने आर्ट बताते, कला बताते सर, उससे हमारा खर्चा निकल जाता है सर, बाल बच्चों का गुजारा हो जाता है सर। कहा जा रहा है कि ये जमीन जो है किसी प्राइवेट ऑनर की है, परंतु 40 साल से जिस जमीन पे ये काबिज है, आज उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। प्राइवेट ओनर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, पर मजदूरों के पास पैसा न होने की वजह से वकील खड़ा न कर पाते हैं, और केस हारने की वजह से इनका पूरा का पूरा एक कबीला जो जिसको बोलते हैं वो टूट जाता है, और आज वो फुटपाथ पर पड़ा हुआ है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।